एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथेक में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉलिड ज्योमेट्री लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे और इसी से आपको 10 से 11 क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि मैं पिछले वीडियो को एनालिसिस करने के बाद, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद मैं आज सॉलिड ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग जिस तरीके से पिछले वीडियो को प्यार देते आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री बच्चों 3D कहने का तो 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, उसी का ट्रेडिशनल नाम है सॉलिड ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये बच्चों 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, 2D क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि 2D वो होता है बच्चों जिसमें कि हम लोग क्लास 10th में 9th में पढ़ते आए हैं, 11th में पढ़ते आए हैं, जिसमें सिर्फ 2 एक्सिस की बात होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात होती है, उसे हम लोग 2D कहते हैं। और इसमें 3D में क्या होगा कि इसमें हम लोग बच्चों क्या करेंगे, एक्स वाई के बारे में तो जान ही रहे हैं, और इसमें से एक हम लोग एक्सटर्नल एक्सिस जेड एक्सिस को ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में अप्रोच करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, इसको जानने से पहले सबसे बच्चों पहले हम लोग 2D का थोड़ा ब्रीफ संक्षिप्त में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर 2D क्या था। अगर आपको दिमाग से निकल गया होगा तो फिर से रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो आइए हम लोग 2D की बात करते हैं। 2D बच्चों क्लास 9th में हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे सिंपली, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके से लाइन को हम लोग बना लेते थे। और देखिए इसमें क्या होता था बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग O, यानी कि O मतलब क्या होता था, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0 0 होता था। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते थे, ये क्या होता था, एक्स डैश होता था। और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते थे, और ये क्या होता था, वाई डैश होता था। ये चीज हम लोग 9th 10th में बच्चों पढ़ चुके हैं। लेकिन एक्सटर्नल क्या होगा, देखिए, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो दिया हुआ है 0 0, तो इसमें हम लोग जानते हैं बच्चों, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल अगर राइट साइड जाता था तो इधर जो वैल्यू बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग लिखते थे ये पॉजिटिव वैल्यू होता था, और इसके लेफ्ट में जो लिखते थे ये क्या होता था, निगेटिव वैल्यू होता था। और इस पॉइंट के अपर में जो हम लोग लिखते थे बच्चों, ये पॉजिटिव वैल्यू होता था। और इसके डाउन में यानी वर्टिकल डाउन जाते थे तो बच्चों यहाँ पे क्या होता था, निगेटिव वैल्यू आता था, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आता था। तो इसमें देखिए कि बच्चों इसको हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते थे, ये क्या हो जाता था, सेकेंड क्वाड्रेंट होता था, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता था, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता था, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जैसे 0 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जैसे 0 0 कहने का मतलब हो गया कि ये बच्चों फर्स्ट जो एक्स एक्सिस को दिखाता, सेकेंड क्या दिखाता है, वाई ऑर्डिनेट को दिखाता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे हो जाएगा वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे ये वैल्यू हो जाएगा। ये ओरिजिन का क्या दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। अगर बच्चों इसी में से अगर कोई पॉइंट जैसे मानिए 2 3 दिया हुआ और बोला इस पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए, तो इस पोजीशन को बताने के लिए हम लोग क्या करते थे, 2 को x मानते थे, और ये क्या हो जाता था, 3 मेरा y हो जाता था, ठीक है। तो आप क्या करते थे कि x एक्सिस पे 2 लिखा हुआ था, x एक्सिस पे +2 है तो x की तरफ 2 बढ़ते थे। उसके बाद क्या करते थे, y पे 3 है तो यहीं जहां तक हम लोग आए उसमें से 3 क्या करते थे, हम लोग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग ऊपर की ओर चलते थे y एक्सिस के पैरेलल में। यहाँ पे क्या था, ये दोनों लाइन को कटिंग बिंदु करते थे बच्चों, यही क्या जाता था, मेरा पोजीशन आ जाता था कि यानी ये जो है कि किस प्लेन के अंतर्गत में आता है, इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये हो गया 2D की बात।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3D की बात करेंगे। 3D में क्या होता है, इसमें देखिए बच्चों टोटल हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किए 2D में, लेकिन 3D जो ही होगा 3D में जो है कि हम लोग इसको बच्चों टोटल 8 पार्ट में इसको हम लोग डिविजिबल करेंगे। 8 पार्ट में इसको हम लोग आसानी से 8 प्लेन हम लोग इससे निकाल सकते हैं, इसे हम लोग ऑक्टेट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि जो ही इसमें से जेड एक्सिस जुड़ेगा तब क्या बनेगा, तो इसमें से बच्चों एक पॉइंट और जैसे 2 3 लिखा है, मानिए 4 लिख दिया, तो इसमें किस तरीके से किक बनाना है हमको, तो 4 लिखेगा तो यहाँ से आप जान रहे हैं कि 2 जो जाना हमको एक्स एक्सिस पे 2 हम बढ़ गए, 3 जाना वाई एक्सिस पे हम लोग बढ़ गए, लेकिन ये 4 कहाँ जाएंगे, जेड एक्सिस कहाँ होता है, जेड एक्सिस होता है बिल्कुल बच्चों परपेंडिकुलर, यानी कि हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से एक्स और वाई एक्सिस के बच्चों बीच इस तरीके से अगर हम लोग रख दें इस लाइन को, तो ये क्या हो जाएगा मेरा जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर, यानी कि बिल्कुल इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों इसी फिगर को हम लोग 3D में अगर दिखाना चाहेंगे तो 3D में देखिए इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ये चीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। ये बच्चों ये क्या हो गया मेरा वाई एक्सिस हो गया, और देखिए ये जो पॉइंट दिया वो मैंने बोला था इस तरीके से रखने के लिए, इसको बिल्कुल सीधा तो नहीं, ये तो इस तरीके से आगे हम बढ़ा दिए, इस पॉइंट को हम यानी इस एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, जेड एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ से कोऑर्डिनेट का वैल्यू बच्चों, कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू 0 होता था, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 0 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि ओ इस पॉइंट को क्या नाम होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो आखिर दुनिया में जितने भी चीजें ज्यादातर बच्चों 3 डायमेंशनल से घिरे हुए हैं, जिससे हम लोग रूम में रहते हैं, हम लोग भी 3 डायमेंशनल के अंदर में ही है, तो बिल्कुल आगे 3 डायमेंशनल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जैसे बोले आप रूम में बैठे हुए हैं तो आपका पोजीशन क्या है रूम में, वो भी आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं इसके वजह से। यानी कि 3D करने का तो फाइंड ए पोजीशन ऑफ, यानी कि ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिवर्स में किसी भी चीज की पोजीशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो बात हो गई कि हम ये 2D हो गया। ठीक है, अब इसमें बात आता है क्या कि इसमें प्लेन कौन कौन सा बनता है। ठीक है, प्लेन टोटल मैंने बताया था कि 8 प्लेन बनता है, लेकिन विजुअली हम लोगों को कितना विजिबल प्लेन होता है, मात्र 3 विजिबल प्लेन होता है। देखिए यहाँ से एक्स, एक क्या बनेगा एक्स वाई प्लेन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा वाई जेड। यहाँ से बच्चों ये देखिए इससे नहीं, अब इस फिगर में आ जाइए, देखिए पहला क्या बनेगा एक्स वाई प्लेन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा वाई जेड प्लेन बनेगा, और तीसरा क्या बनेगा जेड एक्स बनेगा। ये 3 बच्चों आगे हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से उसके पीछे भी बनता है, लेकिन हम लोगों का वर्क बच्चों सिर्फ 3 विजिबल जो होता है उसी से हम लोगों का काम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट कहीं पर भी मानिए एक पॉइंट हम दे दिए आपको। ठीक है, मानिए इस पॉइंट पे हम बोले कि ये पॉइंट का नाम है P, नाम रखिए, और इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट x है, y है और z है। ठीक है, तब आखिर इस पॉइंट से बच्चों ओरिजिन ये दिया हुआ, आखिर x y z का मतलब क्या हुआ। आप बोलोगे कि सर x एक्सिस पर हमको जाना है, x डिस्टेंस पे जाना है, सर x डिस्टेंस पर चले गए। अब देखिए x डिस्टेंस यहाँ है, अब बोला कि y जाना, y एक्सिस पर बच्चों इसके पैरेलल में हम लोग y तक पहुंच गए। उसका क्या करना है कि अब हमको जाना z एक्सिस। अब देखिए बच्चों यहाँ से देखिए इसके अगर हम लोग नीचे जाते हैं, ये क्या होता है z एक्सिस, यानी इस पॉइंट से आप लोग नीचे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा z एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फाइनली हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर बच्चों अगर मानिए सबका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, मानिए इस पॉइंट पे हम लोग एक नाम दे देते a, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए b और इस पॉइंट का नाम रख दीजिए c। ठीक है, अब कोई आपसे पूछेगा a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा और c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, देखिए ये x एक्सिस पर लाइज करता है, तो x को छोड़ के बाकी बात दोनों एक्सिस का वैल्यू 0। ये देखिए y एक्सिस पे है तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ y का वैल्यू रहेगा, बाकी बात दोनों x और z क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। उसी तरीके से ये z एक्सिस पे है तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और सिर्फ क्या बच जाएगा z बच जाएगा। तो इसको समझने में हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें से अब हमको देखिए क्या पता, कोऑर्डिनेट्स, हम लोग क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, प्लेन्स एंड एंगल, प्लेन एंड एक्सिस दीजिए एक्सिस। ठीक है,
अब देखो प्लेन कौन कौन सा बनेगा। प्लेन तो बच्चा मैंने बताया था कि एक्स वाई बनेगा प्लेन। दूसरा क्या बनेगा, यहां से आप लिख सकते हो वाई जेड प्लेन बनेगा। तीसरा प्लेन क्या बनेगा, जेड एक्स या एक्स जेड का दो। 3 प्लेन हम लोगों को विजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई अगर प्लेन लीजिएगा, ये प्लेन लिए हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड का वैल्यू 0 करना होगा। अगर हम लोग वाई जेड प्लेन लेते हैं तो इसमें एक्स का वैल्यू 0 करना होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं एक्स जेड प्लेन लेते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, वाई का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। ये चीज यहां तक समझ गए। ये हो गई प्लेन की बात, ठीक है। अब जो है कि हम लोग क्या करते हैं एक्सिस, एक्सिस के बारे में हम लोग जानते हैं कि 3 एक्सिस होता है। एक हम लोगों का कौन कौन सा एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। दूसरा क्या हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में मैं तो लिखा ही दिया हूं कि कौन से पॉइंट आपको लेने हैं। जो ही बच्चों एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा उसके लिए कोऑर्डिनेट आपको x 0 0 लेना है। y एक्सिस पे जो ही आएगा आपको क्या लेना है 0 y 0 कोऑर्डिनेट लेना है। जो ही z एक्सिस पे आएगा तो वहीं आपको कोऑर्डिनेट क्या लेना है बच्चों 0 0 z लेना है। इस दोनों चीज को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये दोनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा हम लोगों को आगे चल के जरूरत होगी, ठीक है। और इस ओरिजिन का तो कोऑर्डिनेट हमें पता है कि 0 0 0 ही होता है, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए फर्स्ट टॉपिक में आता है हम लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D, ठीक है। अब देखिए 3D में जब बच्चों क्या करेगा, आपको दो का ही मानिए कोई भी 2 पॉइंट दे दिया हुआ है, ठीक है। मानिए एक पॉइंट ये P दिया हुआ, ये पॉइंट मानिए Q दे दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसका बोल दिया कि कोऑर्डिनेट जो इसका x1 है, y1 है कोऑर्डिनेट, और इसका कोऑर्डिनेट z1 है। और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बोल दिया x2 है, y2 है और क्या है z2 है। तब पूछेगा इसमें से PQ का वैल्यू अगर निकालने को बोल दिया तो आप PQ का वैल्यू किस तरीके से फाइंड करोगे। तो आपको याद नहीं होगा कि जब हम 2D पढ़ते थे तो 2D में क्या करते थे, जब 2 वैल्यू दिया हुआ रहता तो y2 में से y1 को घटाते थे, उसका स्क्वायर कर देते थे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले x का काम करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखिएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। फॉर 3D के लिए दिया हो तो 3 वैल्यू ले लेंगे हम लोग। अगर इसी में मानिए, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर हमको बोल दिया कोई कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल के बताओ तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। ओरिजिन कहने का मतलब बच्चों एक पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएगा, मानिए ये चीज, ठीक है। देखिए अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ मानिए तो इस तरीके से हमको दिया हुआ रहेगा, मानिए यहाँ से ये x y और z, ठीक है। ओरिजिन पूछेगा तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 जानते हैं, मानिए इस पॉइंट से कहा। अगर इसका x y z अगर हम लोग वैल्यू लेते हैं तो क्या लिखिएगा डिस्टेंस। अगर OX निकालना है तो यहाँ से तो OX बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ओरिजिन से x में से 0 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y में से 0 घटेगा y स्क्वायर प्लस z में से 0 घटेगा क्या हो जाएगा z स्क्वायर। यानी कि ओरिजिन का अगर वैल्यू पूछे, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछे तो क्या कीजिएगा जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा सबको आपस में क्या करना स्क्वायर करके जोड़ देना है और उसका अंडर रूट निकाल देना है, ठीक है। ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखिए ये तो हो गया। अब तो इसमें लोग हम लोग सवाल बना लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P इक्वल टू ये दिया हुआ कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ, ठीक है। मानिए ये दिया हुआ P का कोऑर्डिनेट आप लोग लिख लीजिएगा -2 4 1 दिया हुआ है और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 और -5, ठीक है। तो यहां से क्या कीजिएगा कि आप लोग PQ का वैल्यू निकालना। PQ इक्वल टू फॉर्मूला आपको हम बता दिए हैं कि PQ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, यानी इसका वैल्यू को हम लोग x1 मानेंगे, ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा z2, ठीक है। अब तो आप लोग PQ के फॉर्मूला पे आसानी से बना के आंसर निकाल सकते हैं। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग PQ का वैल्यू निकाल के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कितना यूनिट आएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है।
तो अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला दो तरह का होता था, एक होता था इंटरनली डिवीजन होता था, एक होता था इंटरनल डिवीजन, दूसरा होता था एक्सटर्नल डिवीजन। जब इंटरनली डिवीजन होता था तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करते थे, और एक्सटर्नल डिवीजन का होता है तो कौन सा बच्चों यूज करते हैं। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सभी 3D में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3D में यहां से क्या हो जाएगा, आप इसको लिखिएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। उसी तरीके x टर्म का हो गया, आप y टर्म का क्या लिख सकते हो, यहां से लिखोगे my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब जब x हो गया y हो गया, अब z लिखोगे m क्या हो जाएगा z2 प्लस nz1 बटे m प्लस n। देखिए ये जब भी हो गया इंटरनली डिवीजन होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा mx2 बटे यहां से nx1 अपॉन m माइनस n। दूसरा क्या हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तीसरा हो जाएगा mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये फॉर्मूला आप लोग एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of p का वैल्यू दिया हुआ 2 -1 4 एंड q पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 3 2 in the ratio 2:3 2:3। अब देखिए ये क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट में कहा कि इंटरनली डिवीजन है, इंटरनली डिवीजन। सेकेंड में दिया हुआ है एक्सटर्नली डिवीजन। अब देखिए क्वेश्चन को सिर्फ अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, माने कि कोई एक लाइन दिया हुआ, ये मानिए p दिया हुआ, ये लाइन q दिया हुआ, ठीक है। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 -1 4 और q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4 3 2। अब इसमें से कह रहा है कि इस लाइन को कहीं ना कहीं माने कोई एक पॉइंट माने r होगा, कट किया, जिसको बोलता है इसका रेशियो ये 2 है, ये 3 दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है। और देखिए इस पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू x y z होगा, इस पॉइंट का वैल्यू निकलेगा। यानी देखिए ये जो है x के लिए सॉल्यूशन होगा, ये y के लिए सॉल्यूशन होगा, ये z के लिए सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को आप लोग क्या मानोगे, यहां से ये x1 ये क्या हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1। उसी तरीके से इस पॉइंट को x2 y2 ये क्या हो जाएगा z2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि इस m = 2 मानोगे, n = क्या मानोगे 3 मानोगे। अब जो है कि फर्स्ट में पूछा इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन के लिए इस फॉर्मूला का यूज करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको एक्सटर्नली डिवीजन, तो एक्सटर्नली डिवीजन के लिए इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा दोनों कंडीशन में, ठीक है। आप लोग वैल्यू निकाल के x y z का क्या वैल्यू आ रहा है, दोनों के वैल्यू को अच्छे से निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इंटरनली डिवीजन किए तो x y z का वैल्यू क्या आया। उसके बाद क्या करते हो, जब एक्सटर्नली डिवीजन करते हो तब जो है कि x y z का क्या वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूला। आप लोगों को अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन SW दे चुका हूं। नेक्स्ट देखिए तीसरा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हो जाएगा मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। किस पॉइंट के लिए हो जाएगा, मिड पॉइंट के लिए।
अब देखिए ये कोई एक लाइन है, ये लाइन P, इसको मानेंगे P Q है, इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं x1 y1 z1, इस कोऑर्डिनेट को मानते हैं x2 y2 और z2। ठीक है, अब देखिए बोला कि किसी को मनवा के हम r को जाके बीचे बीच इस लाइन को काट दें, तब जब इसके कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग फाइंड करेंगे, r पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लोग x मानते हैं, y मानते हैं और मान लीजिए z मान लिए, ठीक है, तब जब x बराबर क्या फॉर्मूला लिखोगे, तो मिड पॉइंट के लिए हो जाता है कि जो चीज दिया हुआ है, ठीक है, जैसे x के लिए दिया हुआ x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, मतलब y के लिए क्या सोल्यूशन हो जाएगा, क्या लिखोगे y1 प्लस y2/2 लिखोगे, और z के लिए क्या सॉल्यूशन करोगे z1 प्लस z2/2 करोगे। ये क्या हो गया आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया, किसके केस में, 3 डायमेंशनल के केस में। ठीक है, जब हम लोग 2D पढ़ते थे तो इस दोनों सिर्फ टर्म रहता था, लेकिन तीसरा आ गया तो इस तीसरे टर्म को हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता है कि ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक यानी कि बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा आपको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, कोई भी ट्रायंगल का क्या करेंगे हम लोग, सेंट्रॉइड अगर फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, एक ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में सोचिए, ए बी और सी दिया हुआ, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मानिए x1 y1 और z1 दिया हुआ है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 और ये क्या दिया हुआ z2 दिया हुआ है। उसी तरीके से c का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x3 y3 और क्या हो जाएगा z3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेंट्रॉइड के बारे में जानते हुए कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होता है वह क्या करता है, जैसे तो मैच कीजिएगा, मान ये 3 सेंट्रॉइड जो होगा ये अपने आप को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, ये अपने आप को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, लाइन को डिवाइड करता है। ठीक है, आप चाहे तो इसके अनुसार इस डी को मानते हैं तो इसके क्या कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला को, लेकिन डायरेक्टली याद रखिएगा तो क्या होता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, जितने भी x टर्म के हैं, देखिए x1 प्लस x2 प्लस क्या हो जाएगा x3, 3 टर्म है इसलिए 3 से डिवाइड कर दिए। उसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ से y1 प्लस y2 प्लस y3/3 y के लिए हो गया, और z के लिए क्या सॉल्यूशन करोगे z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन क्या हो जाएगा 3। ये किसके लिए हो गया, z के लिए हो गया। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा बच्चों, ये हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल के लिए यूज होगा। इस कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में सिखाया, सॉलिड ज्योमेट्री से पहले हमने 2D पढ़ा कि 2D के बिल्कुल देखिए 2D के बेस पे बिल्कुल डिपेंडेंट है 2D पर, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है z जुड़ रहा है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिखा दिया। उसके बाद आपको क्या कहते हो सेक्शन फार्मूला आ गया, सेक्शन फार्मूला बता दिया। उसके बाद आ गया मिड, क्या कहते हो मिड फार्मूला, मैंने मिड जो निकलते हैं मिड टर्म का जो होता है फार्मूला उसको लिखा दिया मैंने। उसका अंत में आ गया सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ये भी जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने उसको फार्मूला को लिखवा दिया, और आपको 2 क्वेश्चन बच्चों SW दिया, और उस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा, और दोनों जो क्वेश्चन दिया है उसको SW को पूरा करके आप लोग कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खड़े उतरिएगा, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दीजिएगा तो वीडियो नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा।